दोस्तों, एक लड़के का नाम विपिन होता है जो एक सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया था। जैसे वह इंटरव्यू कमरे के अंदर घुसता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर 3 लोग बैठे होते हैं, जिनमें से 2 पुरुष होते हैं और एक महिला होती है। जैसे विपिन उस महिला को देखता है तब वह एकदम से थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वह इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अच्छी तरह से अपने इंटरव्यू को देता है। इंटरव्यू पूरा हो जाता है। विपिन का इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। वह सारे सवालों के सही जवाब वहां पर दे देता है। उसके बाद वह उस कमरे से बाहर निकलता है। तभी जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वह बाहर आती है और एकदम से विपिन से कहती है कि विपिन, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस बात को जैसे ही विपिन सुनता है तब वह कहता है कि मैडम, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मेरे पास तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकती हो और तुम मुझसे बात कर सकती हो। आखिरकार कौन थी वह महिला जो कि विपिन को रोककर उससे बात करना चाहती थी? तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं वह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के अंदर विपिन और प्रिया 2 पति पत्नी रहा करते थे। उनके घर में उनके बुजुर्ग माँ बाप और उसके पिता सरकारी नौकरी किया करते थे और उनकी पेंशन भी आया करती थी। विपिन की नई नई शादी हुई थी। प्रिया उस घर में आई थी तो स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 2-3 महीने तक। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है प्रिया को घर संभालने का, तो प्रिया अपने घर को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाती है। वह इस घमंड में थी कि उसके पिता ने उसे दहेज में काफी सारा रुपया पैसा दिया है और काफी साजो सामान दिए हैं, उसे दहेज में दिए हैं। तब उस घमंड के कारण वह घर वालों से अच्छी तरह से बात नहीं किया करती थी। विपिन को भी ज्यादा सम्मान नहीं दिया करती थी। अपने सास ससुर का कहा भी नहीं माना करती थी। स्टार्टिंग में विपिन सोचता है कि नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस बात को सोचकर विपिन उसे समझाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, अभी तुम नई नई हो यहाँ पर तो तुम्हें ऐसा लग रहा है धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन समय के साथ साथ जो प्रिया थी उसका घमंड और भी सर चढ़कर बोलने लगता है। वह अपनी माँ से बात किया करती थी और अपनी माँ की सिखाई पढ़ाई बातों को वहां पर अप्लाई किया करती थी। अपने सास ससुर का बिल्कुल भी कहा नहीं माना करती थी। इधर उसका पति विपिन जब उससे किसी काम के लिए कहा करता था तब वह बार बार कहा करती थी कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ पर मालकिन बनकर रहूंगी। इस बातों को सुनकर जो विपिन है वह बार बार प्रिया को समझाता रहता है और कहता है कि यार, तेरा ही घर है और तुझे ही इसको संभालना है। क्योंकि विपिन अपने माँ बाप का इकलौता संतान था और कोई उसका भाई या बहन नहीं थी। माँ बाप उसके बुजुर्ग हो चुके थे, पिता की पेंशन आती थी जिससे घर चलता था। परिवार में वैसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अच्छी खासी पेंशन थी। उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी में लगे हुए थे तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन विपिन जो अपनी पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी ढूंढ रहा था, प्रिया जो कि बार बार उसे टार्चर किया करती थी, उसके घर वालों के कहा नहीं माना करती थी। अब धीरे धीरे उन्हें 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल तक जो प्रिया का गुरूर है और प्रिया का घमंड है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। माँ के कहने पर विपिन पर तलाक का केस डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर चलता है और कुछ दिनों के बाद फैसला होता है कि विपिन कुछ पैसे प्रिया को देगा जो कि तलाक के बदले में उसे देने पड़ेंगे। उसके बाद विपिन उन पैसों को चुका देता है और प्रिया अपने घर और विपिन जो है अपने घर को चले जाते हैं। विपिन पढ़ाई लिखाई करता रहता है। विपिन कोचिंग को जारी रखता है और धीरे धीरे करके 5 साल उसके तलाक को बीत जाते हैं। अब जैसे ही 5 साल हो गए थे, क्योंकि 5 साल में उसने कई टेस्ट दिए थे और कई इंटरव्यू दिए थे, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं पड़ा था। अब 5 साल बाद ऐसे ही एक सरकारी टेस्ट को देने के बाद जब उसका टेस्ट क्लियर हो गया था, उसके अच्छे अंक आ गए थे, तो उसके बाद वह इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है। वहां पर उसका इंटरव्यू होना था। वहां पर जाकर वह बाहर बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और वह इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है। जैसे ही वह इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है
तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक महिला है और 2 पुरुष हैं। वह महिला कोई और नहीं थी, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे 5 साल पहले उसका तलाक हो गया था। यानी कि प्रिया विपिन का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। जैसे ही विपिन प्रिया को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके बाद वह सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही है, इस नौकरी के लिए मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूं और इंटरव्यू दिए बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता। उसके बाद विपिन वहां पर जाकर बैठता है और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से दे देता है। जो उससे इंटरव्यू लेते हैं उससे कई सवाल पूछते हैं उसके नौकरी से संबंधित, और वह सभी सवालों को सटीक और सही जवाब उनको दे देता है। इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चलता है और आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वह वहां से बाहर निकल जाता है। रिजल्ट घोषित होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। जैसे ही वह बाहर आता है तो इसके पीछे पीछे प्रिया भी वहां पर आ जाती है और विपिन को वह रोकती है और कहती है कि विपिन जी, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं आपके 2 मिनट लेना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विपिन प्रिया की तरफ देखता है और उससे कहता है कि 2 मिनट क्या, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम है मेरे पास। इसके बाद विपिन और प्रिया पास में ही एक पार्क बना हुआ होता है, उस पार्क के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विपिन से कहती है कि विपिन, अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। जैसे ही प्रिया की आंखों में विपिन आंसू देखता है और देखता है कि वह उससे माफी मांग रही है तो विपिन बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह वही प्रिया है जो कभी अपने घमंड में इतना चूर रहा करती थी और किसी की एक भी बात नहीं सुना करती थी, और आज यह मेरे से माफी मांग रही है। तो उसे जानने की जिज्ञासा होती है कि इसके साथ ऐसा आखिर क्या हुआ है जो ऐसे मेरे सामने माफी मांग रही है। अच्छी खासी नौकरी इसकी लगी हुई है। उसके बाद विपिन उसे शांत कराता है और कहता है कि प्रिया, पहले तो तुम चुप हो जाओ, और रही बात माफ करने की तो मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। उसके बाद विपिन पूछता है कि प्रिया, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर क्या हुआ जो तुम मुझसे माफी मांग रही हो? तुम तो अपने घमंड में चूर रहा करती थी, कहा करती थी कि तुम महारानी हो और तुम महारानी की तरह उस घर में रहोगी, लेकिन आज ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मुझसे माफी मांग रही हो? तब प्रिया विपिन को अपनी कहानी बताने लगती है कि विपिन, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था उस तलाक का कारण मेरी माँ थी। माँ मुझे उल्टी सीधी शिक्षा दिया करती थी। मैं फोन पर बार बार अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हमने अच्छा खासा दहेज दिया है और तुम इन लोगों की नौकर नहीं हो। यह लोग अपने काम स्वयं करेंगे या फिर किसी नौकर को लगाएं, तुम्हें इसमें कोई मतलब नहीं है। तुम अपना आराम से महारानियों की तरह उस घर में रहो। तुम्हारी शादी की है, ना कि तुम्हें बेच दिया है हम लोगों ने। माँ की बातों में आ जाती हूँ और इन बातों में आने के बाद मैं तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। विपिन कहता है कि हाँ, बुरा तो तुमने किया है। इसके बाद प्रिया आगे बताती है, कहती है, जब मेरा तुम्हारा तलाक हो गया था तब उसके बाद जो पैसा तुमने दिया था उनको लेकर मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वह पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिए। अब धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और टाइम के साथ साथ मेरी माँ का देहांत हो जाता है, और जब मेरी माँ का देहांत होता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि घर अब भैया भाभी का हो गया था। पिताजी की चलती नहीं थी और भैया भाभी मुझे बार बार ताने दिया करते थे और ना ही अच्छे से खाना दिया करते थे। इस बात को जैसे ही विपिन सुनता है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका मन भी थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन वह फिलहाल अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और प्रिया की बातों को आगे सुनने लगता है। उसके बाद प्रिया बताती है कि भैया भाभी के ताने से दुखी होकर मैंने यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई किया और नौकरी मुझे मिली, लेकिन संविदा पर ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन इतनी है कि उससे मेरा गुजारा हो जाता है। इस सभी बातों को सुनकर विपिन थोड़ा सा व्याकुल तो पहले ही था, लेकिन तभी वह प्रिया से पूछता है कि प्रिया, तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, तुम्हारा पति क्या करता है जो तुम अपने भैया भाभी के पास रहा करती थी? उसके बाद प्रिया कहती है कि यह सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं है विपिन, यह तुम्हारे ही नाम का है। मैंने दूसरी शादी नहीं की है, यह सिंदूर और मंगलसूत्र मैं तुम्हारे ही नाम की पहनती हूँ। इस बात को सुनने के बाद
विपिन का दिल भी थोड़ा सा पिघल जाता है और वह प्रिया से कहता है कि प्रिया, अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद जो प्रिया है वह रोते हुए एक बार फिर से विपिन से माफी मांगती है और कहती है कि विपिन अपना नंबर दे दो। विपिन प्रिया को अपना नंबर दे देता है और उसके बाद विपिन अपने घर चला जाता है। प्रिया अपने घर चली जाती है। अब प्रिया विपिन से फोन पर बात करने लगती है। इधर विपिन भी प्रिया से फोन पर बात करने लगता है। प्रिया एक दिन फोन पर बात करती है कि विपिन मुझे अपना घर दिखाओ। तब विपिन वीडियो कॉल करके पूरे घर को दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए प्रिया कहती है कि विपिन थोड़ा सा माँ जी से बात करा दो। तब विपिन अपनी माँ के पास फोन ले जाता है, जो कि उसकी माँ बीमार थी, बेड पर पड़ी हुई थी। तो उसके पास फोन ले जाकर प्रिया की उनसे बात कराता है। अब जैसे ही विपिन की माँ और प्रिया एक दूसरे से बात करते हैं, तभी विपिन की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही विपिन अपनी माँ से फोन लेकर प्रिया से बात करने की कोशिश करता है, तो वह देखता है कि वहां पर जो प्रिया है वह भी फूट फूट कर रो रही थी। दरअसल विपिन की मां ने प्रिया से कहा कि बेटा तुम कब आओगी। इस बात को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब विपिन प्रिया से पूछता है कि प्रिया तुम क्यों रो रही हो। तभी प्रिया रोते हुए विपिन से कहने लगती है कि विपिन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा एक साथ रहने लगें। अब विपिन जैसे इस बात को सुनता है तो विपिन भी जितने दिनों से उससे बात कर रहा था, तो उसका भी मन करता था कि प्रिया दोबारा आकर हमारे पास रहने लगे। विपिन हाँ कह देता है कि क्यों ना हो सकता है, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें लेने आ सकता हूँ। तब प्रिया रोते हुए कहती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। उसके बाद विपिन प्रिया से कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। उसके बाद विपिन घर से निकलता है तैयार होकर और अपनी पत्नी प्रिया के पास पहुंच जाता है। वहां पर प्रिया तैयार बैठी हुई थी और प्रिया को अपने साथ लेकर वापस अपने घर चला जाता है। वहां आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि प्रिया की सास की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जब पहले प्रिया विपिन के पास रहा करती थी, उस टाइम पर विपिन प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन प्रिया ने ही उसके प्यार को कभी समझा ही नहीं। अब आज के दिन ही विपिन का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आ जाता है कि विपिन को सरकारी नौकरी मिल गई है। अब विपिन की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है, तब प्रिया और विपिन और उसकी माँ और उसके पिता बहुत जोर जोर से खुशियां मनाने लगते हैं और हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक परिवार पहले बिछड़ता है, बिछड़ने के बाद दोबारा एकत्रित होकर हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगता है। तो दोस्तों, जाते जाते कुछ लोग का नाम बोलना है। सबसे पहले आलोक कुमार लखीमपुर खीरी से हैं, उसके रमेश, विपुल, राजेश, विकास, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।